विश्व भारती का यह शताब्दी वर्ष तो लगता है वाद विवाद का ही वर्ष हो गया है। एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज उठती ही चली जा रही हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम लोग विश्व भारती के विषय में भी जान लें, और जो आज से 100 वर्ष पूर्व गांधी और टैगोर का विषय था। पिछली कड़ी में हमने दोनों की जो भिन्नताएं थी उनके बारे में बात की थी, तो आज हम अपनी दूसरी कड़ी में दोनों के बीच की समानताएं और दोनों के द्वारा एक दूसरे को दिए गए सहयोग की बात करें कि कैसे इन दोनों विभूतियों ने मिलकर इस संस्था को, इस नाव को बढ़ाने की कोशिश की थी। जब गांधी 1940 में विश्व भारती में टैगोर से मिलने गए थे, तो जाते समय टैगोर ने एक नोट गांधी के हाथ में दे दिया बिल्कुल विदाई के समय, और कहा कि इसको बाद में इत्मीनान से बैठकर पढ़ना। गांधी ने जब वो नोट खोला तो उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि देखो, मेरे जीवन की जितनी पूंजी है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी रॉयल्टी हो, मेरा कृतित्व हो, मेरी मेहनत हो, मैंने सब कुछ इसी विश्व भारती रूपी बर्तन में या विश्व भारती रूपी नाव में लगा दिया है। अब आपसे आग्रह है कि इसको अपना आश्रय प्रदान करें और इसे डूबने मत दीजिएगा। गांधी ने उनकी बात अक्षरशः मानी, और हम देखते हैं कि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। लेकिन क्या आज हम उस नाव को आगे बढ़ाने की स्थिति में हैं? सोच के मैं तो भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि यही लगता है कि आज हम जिस ओर जा रहे हैं, हम विश्व भारती के जो सबसे वर्ल्ड रिनाउंड शिष्य हैं उन तक का सम्मान नहीं कर सकते। कभी कभी यही लगता है कि जो दोनों की शिक्षा नीति के विषय में गुरुदेव एवं महात्मा दोनों की यही सोच थी कि शिक्षा को कभी स्टेट पर आश्रित नहीं होना चाहिए और उसको कभी पॉलिटिकल इंटरवेंशन का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए, इसीलिए उसको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे उस शिक्षा नीति की जो कि गुरुदेव एवं महात्मा ने साथ बैठकर बनाई थी और जिस तरफ वो लोग अपने इस नाव को ले जाना चाहते थे। तो जहाँ तक विश्व भारती के कंट्रीब्यूशन का सवाल है, तो अमात्य सेन स्वयं एक इस विश्वविद्यालय की एल्यूमनाई हैं और उनके पास जो अतिरिक्त भूमि है वो कोई अधिक नहीं है, केवल मात्र कुछ डेसिमल भूमि अतिरिक्त है। लेकिन हजारों एकड़ भूमि, इतने भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन केवल कुछ डेसिमल अतिरिक्त भूमि अगर किसी ने के पास है तो उसको एक इशू क्यों बना लिया जाए? अरे, जब देश के खिलाड़ी खेल में जीत के आते हैं तो हम तो उनको कितनी कितनी भूमि अतिरिक्त अलॉट कर देते हैं, गाड़ियां गिफ्ट में दे देते हैं। तो अगर अमात्य सेन के पास कुछ अतिरिक्त भूमि थी तो उन्होंने जो विश्व में इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है और जो नोबेल प्राइज लेकर आए हैं, यह भूमि तो उनको चांसलर को आवंटित कर देनी चाहिए थी। इसके पीछे यह कहना कि नहीं, आप इतनी अतिरिक्त भूमि पे कब्जा किए हुए हैं, यह गलत है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ममता जी तुरंत उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और यही कहा कि भाई अमात्य सेन, परेशान मत होना, मैं तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ खड़ी है। जिससे अमात्य सेन काफी भावुक हो गए कि भाई मुख्यमंत्री मुझे इस तरह का आश्वासन दे रहा है। तो चलिए और भी हम वहां की जो विभूतियां हैं उनके विषय में चर्चा कर लें। तो इस विश्वविद्यालय ने केवल अमात्य सेन को ही प्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि हमारे
बहुपरिचित चलचित्र निर्देशक सत्यजीत रे भी इसी विश्वविद्यालय की देन है। खुले वातावरण में रहकर उन्होंने क्रिएटिविटी यहीं से सीखी। इसके बाद हम और नाम लेते हैं, उनमें हैं हमारे विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि आधुनिक कला के एक विश्वविख्यात कलाकार हैं। राम किंकर बैज, उनके जैसा अद्वितीय मूर्तिकार मिलना मुश्किल है। केजी सुब्रमण्यन, उनके जैसा चित्रकार बिरला ही है। कनिका बनर्जी, जो एक बहुत अच्छी गायक हैं, तथा रोमन शिव कुमारन, जो कि कला पारखी या क्यूरेटर एवं आर्ट हिस्टोरियन हैं। तो ऐसे ऐसे एल्यूमिनाई शांति निकेतन ने इसीलिए दे दिए क्योंकि वह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहां की गुरुदेव किसी भी चीज को चार दीवारों के अंदर बांध कर नहीं रखना चाहते थे। उनका यही कहना था कि शिक्षा तो एक खुले मन से हमें अपने विचारों को एक लंबी उड़ान देने का नाम ही शिक्षा है। तो शिक्षा नीति के ऊपर इन दोनों का, गांधी और टैगोर का कैसा तालमेल था, उस पर बात कर लेते हैं। गांधी ने टैगोर से बहुत कुछ सीखा शिक्षा के विषय में, और टैगोर ने इसीलिए जब साउथ अफ्रीका से वो लौटे तो उन्होंने अपने फोनिक्स फार्म के विद्यार्थियों को सबसे पहले शांति निकेतन में ही रखा, जिससे वह भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में जान सकें। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी यही कहा कि वह इंदिरा प्रियदर्शिनी, जो उनकी एकमात्र संतान थी, उन्हें शांति निकेतन में ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे भेजे। हम देखते हैं कि 1936 में जब टैगोर 75 वर्ष के हो गए, तब उनसे मुश्किल हो गया कि वह शांति निकेतन को चला सकें। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो शांति निकेतन के लिए जो फंड्स की बात थी, उस पर अक्सर टैगोर और गांधी का मतभेद हो जाया करता था, क्योंकि टैगोर अपनी नृत्य नाटिकाएं लेकर जगह जगह जाते थे, और जो उनके लड़के लड़कियां जो प्रदर्शन करते थे, और उसके बाद वह लोगों से डोनेशंस मांगा करते थे कि भाई इस तरह के संस्थान को चलाने के लिए हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, हमें अर्थ की आवश्यकता है। गांधी इसको कहते थे कि गुरुदेव, आप गा बजा के भीख मंगवा रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, यह मुझे किसी भी तरह से ग्राह्य नहीं है, आप अपना यह सिलसिला बंद करिए। लेकिन गुरुदेव का यह कहना था कि यह तो मेरी कला है, कला को लोगों के बीच में ले जाना किसी भी तरह से बुरा नहीं है, और कला तो हमें लोगों को दिखानी ही पड़ेगी, और साथ ही साथ इस तरह की कला को विकसित करने के लिए हम स्टूडेंट्स के जो अभिभावक हैं उनसे बार बार पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी, हमारे पास गरीब विद्यार्थी भी हैं, अमीर विद्यार्थी भी हैं। हम एक विद्यार्थी के हुनर के हिसाब से उसको शिक्षा देते हैं, उसके हिसाब से हम कैरिकुलम डिजाइन करते हैं। विश्व भारती में आपको मालूम होगा कि टैगोर के समय एक निर्धारित कैरिकुलम नहीं था। जो कुछ भी विद्यार्थी सीखना चाहता था उसके अनुसार एक कैरिकुलम तैयार कर दिया जाता था, उसकी आवश्यकता के अनुसार। जो अंग्रेजी शिक्षा नीति थी वह तो यही थी कि भाई ये बेसिक सिलेबस है, ये बेसिक कैरिकुलम है, अब आप बता दीजिए, आपके पास 10 कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप इन कोर्स में किस कोर्स में आपकी रुचि है, जहां रुचि हो वहां चले जाइए। लेकिन शांति निकेतन में उल्टा था। शिष्य खुद आकर कहता था कि मैं इस विषय में ज्ञान चाहता हूं, तो प्राचार्यों की यह ड्यूटी हो जाती थी कि वह उसके हिसाब से एक कैरिकुलम बनाएं, और छात्र तब तक पढ़े जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता। पास या फेल का कंसेप्ट नहीं था, यह नहीं होता था कि परीक्षा होगी आप पास हुए या फेल हुए। छात्र की संतुष्टि ही
जो थी वो उसका ऑब्जेक्टिव थी कि जब छात्र जब संतुष्ट हो जाए, चाहे 1 वर्ष में, चाहे 2 वर्ष में, चाहे 5 वर्ष में, चाहे 25 वर्ष में, कि हाँ जो मैं चाहता था वह ज्ञान मुझे मिल गया, तब वह शांति निकेतन छोड़कर जाता था। तो यहाँ थोड़ी बहुत कभी कभी गुरुदेव और गांधी के बीच में कभी कभी कुछ टकराव भी हो जाता था, क्योंकि गांधी यह कहते थे कि इस तरह की शिक्षा हम आज अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें अपना जो गरीब वर्ग हैं, जो गांव के वर्ग हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी कि भाई आप इस योग्य हो जाएं कि आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। टैगोर का कहना था कि नहीं, हम शिक्षा को एक केवल कमाई का साधन नहीं बना सकते। हम अर्थोपार्जन का साधन अगर शिक्षा को बना देते हैं तो यह तो शिक्षा की बहुत बड़ी कमजोरी हो गई। शिक्षा तो आपको आपके विचारों की उड़ान देने के लिए है कि आप आगे कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो गांधी थे वह टैगोर से बहुत प्रभावित थे, और टैगोर ने एक गांव के अंदर एक स्कूल खोला था, जिसमें कि उनके एक जो प्रिंसिपल थे उनको उन्होंने लगाया था कि जो कि वहां पर बच्चों को शिक्षा देते थे। गांधी उस विद्यालय की से इतने प्रभावित हुए कि वह उनको जो आचार्य थे उनको अपने साथ वर्धा ले गए, और उन्होंने कहा वर्धा में भी इसी तरह का विद्यालय खोलें जो कि यहाँ पे है। तो फिर हम अब देखते हैं कि 1940 में जब 1937 में जब गुरुदेव बीमार रहने लगे तो उन्होंने पुनः गांधी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि देखिए, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शांति निकेतन के लिए पैसा जुटा सकूं, लेकिन मेरे कहने का मेरे क्षेत्र के लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो अतः आपसे मेरा आग्रह है कि आप देशवासियों को यह समझाने का प्रयत्न करें कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं वह मेरे लिए नहीं है, वह तो मानवता के लिए प्रयास है, मानवता की कृतित्व के विषय में यह प्रयास है। तो लोग आएं और अपना भी योगदान मेरे इस प्रयास को सफल बनाने में दें। तो जैसे ही गांधी के पास यह पत्र पहुंचा, गांधी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत गुरुदेव को वापस पत्र भेजा कि देखिए, आप परेशान मत होइए, अब आप यह समस्या मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं तो पहले भी आपसे यही कहता था कि इस तरह से कटोरा लेकर मुझे आपका लोगों के भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे कुछ ऐसे भक्त हैं, बड़े सेठ लोग हैं जो इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अवश्य ही कुछ न कुछ धन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। फिर 5 महीने के प्रयास के बाद गांधी ने एक पत्र लिखा कि जो मैंने आपसे कहा था वह करने में मैं सफल हो गया हूँ, आपके पास शीघ्र ही पैसा पहुंच जाएगा। और फिर मार्च 1938 में एक 60,000 रुपए का ड्राफ्ट टैगोर के पास पहुंचा, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि यह आप शांति निकेतन या जो विश्व भारती है उसे मात्र अपना विद्यालय मत समझिए, वह तो हमारे भारतीयों का गौरव है, भारतीयों का ही नहीं, वह तो मानवता का गौरव है। इसलिए हम लोग एक अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस हेतु भेज रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही आग्रह है कि इसमें हमारा नाम कहीं ना आए, क्योंकि यह हमारा प्रयास नहीं है, हम तो आपके प्रयास में आपके पीछे हैं और आपके प्रयास को सफल बनाना ही हमारा उद्देश्य है। इस 60,000 रुपये 37-38 में काफी मायने रखते थे। इसके साथ ही साथ घनश्याम दास बिरला जी ने 1,000 रुपये महीने की ग्रांट बांध दी विश्व भारती के लिए, जिसमें 800 रुपया महीना था स्कूल ऑफ इंडोलॉजी के लिए और 200 रुपया महीना चंद्र बाबू
के स्कूल ऑफ आर्ट के लिए। और ये इन्होंने कह दिया कि यह 1000 रुपया विश्व भारती को प्रति माह तब तक दिया जाएगा जब तक यह दोनों जो विभाग हैं यह सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहेंगे। तो मतलब टैगोर इससे बहुत ही भावुक हो गए इन सभी प्रयासों से। और उसके बाद उन्होंने गांधी को एक पत्र लिखा कि आप यहाँ के परमानेंट लाइफ ट्रस्टी बन जाइए। परंतु ये जरूरी नहीं है कि जो समय पर तो गांधी ने अवश्य टैगोर का साथ दिया, परंतु वह टैगोर की यह बात मानने को तैयार नहीं हुए। और उन्होंने उसके उत्तर में लिखा कि देखिए गुरुदेव, मैं आपकी इतनी श्रद्धा करता हूँ, मेरा इतना स्नेह है आपके प्रति कि मेरे जो भावना मुझे एक तरफ घसीट रही है, लेकिन मेरी तर्क बुद्धि मुझे दूसरी तरफ घसीट रही है। मेरे कंधों में इतना भार लेने की क्षमता नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि मैं इस कार्य के साथ जस्टिस कर सकूं। मैं तो एक हाथ से काम करने वाला राजनीतिज्ञ हूं, मैं एक कलाकार नहीं हूं। कलाकार आप ही हैं। और जब कभी रीजन और इमोशन के बीच में तालमेल नहीं हो पाता तो मैं सोचता हूं कि हमें अपने रीजन को महत्व देना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं में, अपने इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। तो गांधी को ना कहना भी आता था। उन्होंने और यही लिखा कि कहीं आप उस भार के अंदर ये मत कहिएगा कि भाई मैंने विश्वविद्यालय के लिए फाइनेंसेस अरेंज किए या कुछ किए, वो मैंने आपके लिए नहीं किए, मैंने तो एक भारत के नव चेतना, नव जागृति को पुनः जागृत करने के लिए किए हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रखते थे। तो धीरे धीरे जब गांधी तक यह सूचना पहुंची कि टैगोर का स्वास्थ्य दिन पे दिन गिरता जा रहा है, तो वह कस्तूरबा को लेकर 1940 में विश्व भारती गए गुरुदेव से मिलने। उन्होंने 2 दिन का समय निकाला। जब वह पहुंचे तब उनके स्वागत के लिए एक बगीचे के अंदर, एक उद्यान के अंदर पेड़ों के बीच में स्थान बनाया गया। यह वही स्थान था जहां की गुरुदेव के पिता अपनी साधना करते थे। उनको जो महात्मा जी भी उन्हें महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के नाम से ही याद किया करते थे। अच्छा, हम सब जानते हैं कि गुरुदेव और महात्मा शब्द इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के लिए 1915 से ही प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यह और गुरुदेव यही कहा करते थे कि एक भिखारी के वेश में गांधी एक महात्मा है जो सब त्यागने को तैयार है। और गांधी यही कहा करते थे कि आप मेरे गुरु थे और गुरु ही रहेंगे, क्योंकि जीवन में मैंने जितना आपसे सीखा है उतना मुझे किसी और से सीखने का अवसर नहीं मिलेगा। तो जो ये स्वागत समारोह भी हुआ उसमें गांधी ने यही कहा कि मैं तो एक तीर्थ स्थान पर आया हूं। मतलब हमारे राष्ट्रपिता जिसको हम कहते हैं, उन्होंने शांति निकेतन, श्री निकेतन 2 गांव हैं जिनमें यह विद्यालय बना हुआ है, और विश्व भारती, इनको एक पिलग्रिमेज, एक तीर्थ स्थान के रूप में माना। और उन्होंने यही कहा कि आज मुझे अपनी जीवन की सबसे अमूल्य भिक्षा या सबसे बड़ा पुण्य का उपहार इस विश्व भारती रूपी तीर्थ स्थल से प्राप्त हुआ है कि मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। मेरे जो एक भीख मांगने वाले कटोरे में इससे बड़ी भिक्षा और कोई नहीं हो सकती जो आज मुझे मिल गई है। और इस स्वागत समारोह के बाद फिर गांधी को ने विश्वविद्यालय का निरीक्षण प्रारंभ किया और एक के बाद एक वो अलग अलग विभागों में गए।
सबसे पहले वह गए, हरि बाबू का जो था वह एक विद्या भवन था। विद्या भवन के अंदर वह बंगाली शब्दकोश लिख रहे थे और उनके 28 वर्ष की मेहनत के बाद उन्होंने इस शब्दकोश के 64 वॉल्यूम्स निकाल लिए थे, जो उन्होंने गांधी को दिखाए और गांधी उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद ये लोग गए हैं कला भवन में, जहाँ के चंद बाबू जो थे अपनी कला के पीछे खुद बिल्कुल छुप जाते थे और उसी को हमेशा आगे करते थे। और गांधी बहुत प्रसन्न हुए यह जानकर कि गांधी के चंद बाबू के पास बंगाली छात्रों के बाद गुजराती छात्रों की ही संख्या सबसे अधिक है। तो उन्होंने उसको देखा और चंद बाबू के ही इस कला विभाग के लिए जो बिरला ने जो भी ग्रांट दी थी 200 रुपए की, उससे किस किस छात्र ने क्या प्रगति की, इस सब की समीक्षा गांधी ने की। साथ ही साथ वहां पर जो चाइनीज डिपार्टमेंट है यह भी उसी समय से एस्टैब्लिश्ड है। तो गांधी ने जाकर चाइनीज पुस्तकालय देखा और उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर कि जो चीन के विद्यार्थी हैं, भाषा की भिन्नता होने के बाद भी वह अपने भारतीय सहपाठियों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। फिर एक वहां पर विश्व भारती में इस्लामिक सेंटर है, जिसमें कि इनको देखकर बहुत खुशी हुई कि वहाँ दारा शिकोह की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ थी। दारा शिकोह जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही खुले दिमाग के थे। वह एक कट्टर मुसलमान होने के साथ साथ उन्होंने सब धर्म का भी अच्छा अध्ययन किया था और कुछ उनके ट्रांसलेशंस जो उन्होंने वेदांत के किए थे वह भी उस समय तक वहाँ पर उनका संकलन था और उनकी ओरिजिनल कैलीग्राफी के अंदर लिखी हुई अच्छी अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पर प्रिजर्व कर रखी थी, जिसको देखकर गांधी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद टैगोर ने एक नृत्य नाटिका लिखी थी, चंडालिका। चंडालिका की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि चंडालिका एक शूद्र कन्या थी, लेकिन फिर वो शूद्र कन्या को किस तरह से गौतम बुद्ध की शरण में आई और किस तरह से उसको आत्मिक शांति मिली, इस विषय पर यह नृत्य नाटिका थी, जो पूरे 1 घंटे गांधी ने बड़ी ही दिलचस्पी लेकर देखी। और उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव, आप सच कहते हैं कि जितना हम कला के माध्यम से लोगों के अंतर मन में जा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, वह हम किसी और माध्यम से समझाने में सफल नहीं हो सकते। जो हरिजन उत्पीड़न की बात मैं शब्दों में किया करता था वह शायद इतनी ग्राह्य न हो जो आपके इस नृत्य नाटिका को देखने के बाद या आपके इस काव्य को पढ़ने के बाद लोगों को होगी। तो हम यही देखते हैं कि गांधी और टैगोर दोनों ने एक दूसरे को का हमेशा साथ दिया और एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाने की ही चेष्टा की। और इसीलिए जो गांधी ने फिर जो नई भारत की शिक्षा नीति भी बनाने का जो वो काम कर रहे थे, उसके अंदर टैगोर ने ही जिन लोगों को ट्रेन किया था, जिनको अपने कॉलेज में रखा था और जिनके माध्यम से वह शिक्षा का आगे अपना सिलेबस डेवलप कराना चाहते थे, उनको गांधी ने सचिव एवं अन्य पदों पर रखा कि यह टैगोर की ही नीति हमारी भारत की शिक्षा नीति हो। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि एक इतने महान इंस्टीट्यूशन जिसमें हम केवल दार्शनिकता की बात करते हैं, केवल कृतित्व की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, उसको हम इस सतह पर न ले आए
कि वहां फिर अब हम आज बात करने लगे कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी मेंटेन करेगा या यूनिवर्सिटी करेगी, यूनिवर्सिटी इसमें रोड़ा अटका रही है, ये निकाल के वहां दे दिया जाए, यह भूमि इतने डेसिमल अतिरिक्त इसके पास है तो अब इसे दे दिया जाए। साड़ी कैसे पहनी जाती है और पल्ला कैसे लिया जाता है। हमारे भी जो वर्तमान जो भी व्यक्तित्व हैं और जो हमारी बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, वह भी गांधी और टैगोर को थोड़ा अगर पढ़ लें, थोड़ा समझ लें, तो शायद वह हम इस राष्ट्र को, इस विश्वविद्यालय को, अपनी शिक्षा नीति को एक नया ही स्वरूप, एक नई दिशा दे सकें। धन्यवाद।